रात का सन्नाटा है। दूर कहीं समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही हैं। हवा में नमक की खुशबू है और इतिहास की किताबें आज भी उस खुशबू को महसूस करती हैं। आज से लगभग एक सदी पहले भारत एक ऐसे शासन के अधीन था जहां नमक भी आज़ाद नहीं था। हाँ, नमक, वो चीज़ जिसे हम रोज़ के खाने में बिना सोचे इस्तेमाल करते हैं, वो तब एक लग्जरी मानी जाती थी क्योंकि उस पर अंग्रेज़ों ने कर लगाया था। सन 1930 भारत में ब्रिटिश हुकूमत का साया था। लाखों लोग गरीब थे, खेती किसानी मुश्किल थी और ऊपर से हर ज़रूरी चीज़ पर टैक्स लगाया गया था। कपड़ा, अन्न और यहाँ तक कि नमक भी। ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया था कि भारत में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति नमक नहीं बना सकता। सिर्फ सरकार ही नमक बनाएगी और वही उसे बेचेगी। जो लोग समुद्र किनारे रहते थे, जो नमक अपने हाथों से सुखाया करते थे, उनके लिए अब यह काम गुनाह बन गया था। अब सोचिए, नमक एक साधारण चीज़, पर यही साधारण चीज़ हर घर की ज़रूरत थी। गरीब किसान, मजदूर, व्यापारी और अमीर ज़मींदार, सबको नमक चाहिए था। गांधी जी ने कहा था, यह कर सबसे अन्यायपूर्ण है क्योंकि नमक हर जीव का अधिकार है। यह सिर्फ एक आर्थिक सवाल नहीं था, यह सवाल था अधिकारों का, समानता का और स्वाभिमान का। क्योंकि जब एक आम आदमी को भी नमक खरीदने के लिए टैक्स देना पड़े, तो उसका आत्मसम्मान भी कर के नीचे दब जाता है। साबरमती आश्रम में बैठे गांधी जी इन सब पर शांत भाव से सोच रहे थे। उनके मन में विचार उठ रहा था कि अगर हमें आज़ादी चाहिए तो शुरुआत किसी ऐसी चीज़ से करनी होगी जो हर भारतीय के दिल को छूती हो। गांधी जी जानते थे, भारत के कोने कोने में नमक मौजूद है, समुद्र किनारे नमक की झीलें हैं, पर उस पर ब्रिटिश सरकार का पहरा है। उन्होंने तय किया कि अब यह पहरा तोड़ना ही होगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार नमक पर टैक्स लगाएगी तो मैं नमक बनाऊंगा और पूरे देश को दिखाऊंगा कि आज़ादी कैसी दिखती है। देश के गांवों में भूख थी, लोग गरीबी से टूट चुके थे। हर रोज़ का संघर्ष, किसान फसल उगाता था पर मुनाफा अंग्रेज़ ले जाते थे। मजदूर मेहनत करता था पर पेट भर खाना भी नहीं मिल पाता था। नमक कर ने इस दर्द को और गहरा बना दिया। लोग कहते थे, अब तो खाने का स्वाद भी सरकार के हाथ में है। इस कर ने भारतवासियों को एहसास दिलाया कि आज़ादी केवल राजनीति की बात नहीं है, यह तो रोज़मर्रा की जिंदगी का संघर्ष बन चुकी है। धीरे धीरे यह असंतोष देश भर में फैलने लगा। कांग्रेस के अधिवेशन में चर्चा हुई, कौन सा कदम उठाया जाए जो शांतिपूर्ण भी हो और प्रतीकात्मक भी। गांधी जी ने कहा, हम नमक बनाएंगे, हम कानून तोड़ेंगे लेकिन हिंसा नहीं करेंगे। लोगों को यह विचार पहले छोटा लगा, नमक से आज़ादी, लेकिन गांधी जी जानते थे, कभी कभी सबसे साधारण वस्तु ही सबसे बड़ी क्रांति का कारण बनती है। 12 मार्च 1930 की सुबह साबरमती आश्रम के द्वार खुले। सूरज की पहली किरणें धरती को हल्का सुनहरा रंग दे रही थी। गांधी जी ने सफ़ेद खादी का वस्त्र पहना, हाथ में लाठी ली और साथ चल पड़े 78 सत्याग्रही साथियों के साथ। उनके चेहरों पर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक शांत दृढ़ता थी कि आज़ादी बिना हिंसा के भी हासिल की जा सकती है। लोग दूर दूर से देखने आए थे। गांव के बच्चे पेड़ों पर चढ़कर झांक रहे थे और महिलाएं अपने घरों से बाहर आकर गांधी जी को प्रणाम कर रही थी। हवा में केवल एक शब्द गूंज रहा था, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
साबरमती से दांडी की दूरी थी 240 मील, यानी लगभग 390 किलोमीटर। हर दिन लगभग 10 से 12 मील की यात्रा होती थी। धूप में जलती सड़कें, थके हुए पैर, फिर भी हर व्यक्ति के मन में उत्साह था। कई बार रास्ते में बारिश आ जाती, धूल भरी आंधी। कभी गांव के बच्चे दौड़कर पूछते, बापू आप सच में नमक बनाएंगे? और गांधी जी मुस्कुराकर कहते, हाँ बेटा, क्योंकि नमक सबका हक है। हर गांव से जब यह यात्रा गुजरती, लोग अपने घरों से निकल आते। कोई दूध लाता, कोई गुड़, कोई पानी। कई बुजुर्ग लोग गांधी जी के पैर छूते हुए कहते, हमारे बेटे आपकी राह देख रहे हैं। इस मार्च ने केवल नमक के कानून को नहीं तोड़ा, इसने डर का कानून तोड़ दिया। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि ब्रिटिश हुकूमत से डरना जरूरी नहीं है। गांधी जी आगे बढ़ते गए और उनके साथ बढ़ता गया भारत का आत्मविश्वास। उधर ब्रिटिश हुकूमत घबरा गई थी। वायसराय लॉर्ड इरविन ने रिपोर्ट में लिखा, यह केवल एक मार्च नहीं है, यह भारत की आत्मा की यात्रा है। सरकार ने आदेश दिए, गांधी जी की हर चाल पर नजर रखी जाए। कई जगह पुलिस ने लोगों को धमकाया, पर भीड़ बढ़ती गई। हर जगह, हर गांव में अब नमक स्वतंत्रता का प्रतीक बन चुका था। लोग खुद से छोटे छोटे प्रदर्शन करने लगे। कहीं किसी ने नमक सुखाया, कहीं किसी ने झंडा फहराया। मार्च के दौरान गांधी जी का अनुशासन काबिले तारीफ था। हर सुबह 4 बजे उठना, प्रार्थना करना, फिर मार्च शुरू करना। चलते समय वे चुप रहते, बस कभी कभी किसी साथी से पूछते, थक गए क्या? रात में गांव के किसी स्कूल या मंदिर में ठहरते। वहां लोग उनसे मिलने आते। गांधी जी हर व्यक्ति से सादगी से बात करते, कभी किसान से, कभी बच्चे से। वे कहते, सत्य और अहिंसा हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम इनसे नहीं डगमगाए तो कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती। धीरे धीरे यह मार्च केवल गुजरात का नहीं रहा। देश भर में खबर फैल गई, गांधी जी नमक बनाने जा रहे हैं। बंगाल, बिहार, पंजाब, मद्रास, हर जगह लोग उठ खड़े हुए। विद्यार्थी क्लास छोड़कर जुलूस में शामिल हो गए। महिलाओं ने खुद नमक बनाना शुरू किया। भारत के कोने कोने में एक ही भावना थी, बापू चल सकते हैं तो हम क्यों नहीं। यह आंदोलन अब केवल नमक का नहीं, आत्मसम्मान का आंदोलन बन गया था। 5 अप्रैल 1930 की शाम गांधी जी और उनके साथी दांडी गांव पहुंच गए। समुद्र की लहरें अब बिल्कुल पास थी। सूरज ढल रहा था। हवा में समुद्र का नमकीनपन महसूस हो रहा था। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। सभी को इंतजार था उस क्षण का जो इतिहास में अमर हो जाएगा। 6 अप्रैल की सुबह गांधी जी समुद्र तट की ओर बढ़े। धीरे धीरे चलते हुए उन्होंने झुककर समुद्र तट की मिट्टी उठाई। मिट्टी में थोड़ा सा नमक मिला था। उन्होंने उसे हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, इसके साथ मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला देता हूं। वह क्षण भारत के इतिहास का सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली क्षण था। इस एक कदम से देश भर में हजारों लोगों ने नमक बनाना शुरू कर दिया। पुलिस ने कई जगह गिरफ्तारियां की। गांधी जी को भी बाद में हिरासत में लिया गया। लेकिन अब जनता रुकने वाली नहीं थी। कानून टूट चुका था और साथ ही टूट चुका था डर। भारत जाग चुका था। लोग समझ चुके थे कि आजादी की शुरुआत एक चुटकी नमक से भी हो सकती है। 6 अप्रैल 1930 को जब गांधी जी ने समुद्र की मिट्टी से नमक उठाया तो वह सिर्फ एक प्रतीक नहीं था, वह एक संदेश था, एक चिंगारी थी जो पूरे भारत में फैल गई। हर राज्य, हर गांव, हर शहर में लोग नमक बनाने लगे। कहीं बच्चे मिट्टी से नमक छान रहे थे, कहीं महिलाएं समुद्र का पानी सुखा रही थी। पुलिस ने जगह जगह छापे मारे।
पर भीड़ बढ़ती चली गई। ब्रिटिश सरकार समझ ही नहीं पा रही थी कि यह आंदोलन बिना हथियारों के इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। सरकार के लिए यह आंदोलन एक चुनौती बन गया था। कानून तोड़े जा रहे थे, लेकिन हिंसा कहीं नहीं थी। वायसराय लॉर्ड इरविन ने अपने अफसरों को लिखा, अगर हम इन्हें रोकेंगे नहीं तो यह लहर हमारे साम्राज्य को बहा ले जाएगी। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुरुषों, महिलाओं, यहाँ तक बच्चों तक को जेल में डाला गया। फिर भी हर गिरफ्तारी के बाद भीड़ और बड़ी हो जाती थी। लोग कहते थे, अगर गांधी जी गिरफ्तार हुए तो हम सब गांधी हैं। मई 1930 की रात थी। अंधेरा छाया हुआ था। साबरमती से लौटे हुए गांधी जी एक छोटे से गांव में ठहरे थे। रात के करीब 12 बजे ब्रिटिश पुलिस उनके कमरे में पहुंची। अधिकारी ने कहा, मिस्टर गांधी, यू आर अंडर अरेस्ट। गांधी जी ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तैयार हूं। उन्होंने अपनी लाठी उठाई और धीरे धीरे बाहर निकले। लोगों की भीड़ जाग उठी। कोई रो रहा था, कोई नारे लगा रहा था, पर गांधी जी ने बस इतना कहा, शांत रहिए, यह हमारी परीक्षा की घड़ी है। गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। हर शहर में प्रदर्शन हुए। लोगों ने अपने घरों के बाहर नमक का छोटा ढेर बनाकर उसे प्रणाम किया। कई जगह पुलिस ने लाठीचार्ज किया, गोलियां चली, लेकिन गांधी जी का संदेश साफ था, हिंसा हमारी ताकत को कमजोर कर देगी। अहिंसा की यह शक्ति पहली बार दुनिया ने इतनी स्पष्ट देखी। ब्रिटिश अधिकारी हैरान थे कि इतने उत्पीड़न के बाद भी कोई भारतीय जवाब में पत्थर तक नहीं उठा रहा। लंदन के अखबारों ने लिखा, An old man with a stick is shaking the empire. एक बूढ़ा आदमी अपनी लाठी से साम्राज्य हिला रहा है। दुनिया भर के नेता गांधी जी के इस आंदोलन से प्रभावित हुए। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, हर जगह लोग सत्याग्रह शब्द का अर्थ समझने लगे। ब्रिटिश संसद में बहस छिड़ी, क्या भारत को अब रियायत दी जाए? क्या गांधी जी से बातचीत की जाए? 1931 की शुरुआत में आखिरकार ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को जेल से रिहा किया। दिल्ली में मुलाकात हुई। गांधी जी अपनी लाठी और खादी वस्त्र में और इरविन अपने औपनिवेशिक सूट में। दोनों ने नमक सत्याग्रह और गिरफ्तारियों पर बात की। आखिरकार तय हुआ, सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करेगी और कांग्रेस लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेगी। ये समझौता भले ही अधूरा था, लेकिन यह पहली बार था जब ब्रिटिश साम्राज्य ने गांधी जी को एक बराबर का प्रतिनिधि माना। देश भर में लोग खुश थे। गांधी जी बाहर आ गए थे, लेकिन वे जानते थे अभी यात्रा बाकी है। नमक कानून तो टूटा था, पर भारत की बेड़ियां अब भी बची थी। गांधी जी ने कहा, यह जीत नहीं, यह शुरुआत है। दांडी मार्च ने भारत को 2 बातें सिखाई। पहली, कि अहिंसा कमजोरी नहीं, ताकत है, और दूसरी कि छोटी चीज़ों से भी बड़ी क्रांतियां हो सकती हैं। गांधी जी ने दिखाया कि नमक जैसी साधारण वस्तु भी अगर न्याय और समानता के प्रतीक बन जाए तो साम्राज्य की जड़ें हिल सकती है। आज लगभग 1 सदी बाद भी दांडी का वह समुद्र तट इतिहास की गवाही देता है। जहां गांधी जी ने मिट्टी उठाई थी, वहां अब स्मारक बना है। हवा में आज भी नमक की गंध है और लोगों के दिलों में वह भावना जिंदा है कि एक बूढ़े आदमी ने पूरी दुनिया को अहिंसा की ताकत दिखाई। कभी अगर रात में नींद ना आए तो बस अपनी आंखें बंद करके सोचिए, एक शांत रास्ता, सफेद कपड़ों में चलते लोग और उनके बीच एक मुस्कुराता चेहरा, लाठी थामे धीमे कदमों से इतिहास रचता हुआ। वह मार्च सिर्फ दांडी तक नहीं था, वह भारत के आत्मसम्मान तक की यात्रा थी। और आज जब हम अपने खाने में नमक डालते हैं तो उसमें केवल स्वाद नहीं, बल्कि आज़ादी की खुशबू भी होती है। आप सुन रहे थे
बोरिंग इतिहास फॉर स्लीप, जहां इतिहास केवल पढ़ा नहीं जाता है, महसूस किया जाता है। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हमें सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में सुझाव दें कि अगला किस इतिहास का कहानी आप सुनना चाहते हैं।